हवा का झोंका गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद जो सन्नाटा उतरा है वो सामान्य नहीं है। वो सन्नाटा सांस ले रहा है। राम और मिलन दोनों सीढ़ियों की ओर जमे खड़े हैं। न कोई हिल रहा है, न कोई बोल रहा है। अब धीमी घसीटती हुई छप छप की आवाज दोनों के कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही है। मिलन की उंगलियां राम के बाजू में धंस चुकी है। मिलन दबी कांपती आवाज में बोला, सर, वो नीचे आ रहा है क्या? राम जवाब नहीं देता। उसकी आंखें सीढ़ियों पर टिकी है, लेकिन उसका दिमाग किसी और दिशा में भाग रहा है। और तभी राम की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है और फिर वही खुशबू आती है, तेज, भारी और बहुत जानी पहचानी। वही खुशबू जो पहली बार राम को इस बंगले में कदम रखते ही महसूस हुई थी। राम की सांसें तेज हो जाती है, उसका गला सूखने लगता है। राम खुद से बुदबुदाता है, ये खुशबू। मिलन उसकी तरफ देखता है। डर से उसकी आंखें फैल चुकी है। मिलन, सर, आपने भी कुछ महसूस किया? सीढ़ियां अंधेरे में डूब जाती है और उसी अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन कदमों की आहट अब नीचे की मंजिल पर है। हवा ठंडी नहीं, चुभने लगती है। मिलन की सांसें अब रोने में बदल रही है। मिलन फुसफुसा कर कहता है, सर, मैं 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 नहीं देखना चाहता वहां कौन है। और तभी राम का ध्यान उधर जाता है। किचन की दीवार पर एक परछाई उभरती है, धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी ने बंगले को दीवार पर लटका दिया हो। परछाई का सिर असामान्य रूप से झुका हुआ है और फिर एक औरत की फुसफुसाहट बहुत पास से गूंजी, राम, तुम मेरे शिकार हो। राम का दिल जोर से धड़क उठता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। अब ये भ्रम नहीं है। अब राम जान चुका है, मिलन बेकार की बातें नहीं कर रहा था, और ये भी कि जो कोई भी यहाँ है वो उसे देख चुका है। लेकिन अचानक उसका माथा ठनका। कहीं कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं? राम ठहर जाता है। फिर उसने हैरानी से देखा। परछाई दीवार से अलग हुई और पहली बार जमीन पर उसके पैर पड़े और उसी पर राम के कान में एक आखिरी फुसफुसाहट गिरी, राम, अब मेरी बारी है। मिलन की उंगलियां अब कांप रही हैं। उसकी पकड़ ढीली नहीं बल्कि और कसती जा रही है। डर ने उसके चेहरे का रंग छीन लिया है। राम ये सब देख रहा है। धीरे से, पूरी मजबूती के साथ राम ने मिलन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। राम ठहरे हुए पर भरोसा जताते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं मिलन, हो सकता है कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा हो। राम की आवाज में डर नहीं, वहां तर्क है और एक जिद, सच तक पहुंचने की। राम मिलन को आगे समझाते हुए कहता है, देखो मिलन, ये बंगला बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। कई बिल्डर्स की नजर है इस पर। मुमकिन है इसे बेकार साबित करने के लिए कोई ऐसी घटिया हरकत कर रहा हो। राम आगे कहता है, मिलन, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें सच्चाई जाननी है। मिलन की आंखों से आंसू चुपचाप फिसल जाते हैं। वो राम का चेहरा देखता है, जैसे उसमें कोई जवाब ढूंढ रहा हो। मिलन थर्राई टूटी आवाज में बोला, सर, इतना कुछ देखने के बाद भी आपको लगता है ये सब कोई प्रैंक है? उसकी आवाज कांप रही है, शब्द नहीं, डर बोल रहा है। मिलन लगभग रोते हुए बोला, ये हवा, ये बेचैनी, ये डर, क्या ये कोई इंसान कर सकता है सर? राम मिलन को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर दया नहीं, समझ है। इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है मिलन। राम की आंखों में एक अजीब सी शक्ति उभरती है और वह कहता है, और मैं
तब तक इन बातों पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक अपनी आंखों से कुछ देख न लूं। मिलन का चेहरा और सफेद पड़ जाता है। राम उसके डर को देखता है और उसकी आवाज अचानक नरम हो जाती है। राम मिलन से स्पष्ट कहता है, मिलन, अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। मिलन चौंकता है। तभी राम बोला, चलो, मैं खुद तुम्हें बंगले के बाहर तक छोड़ आता हूँ। मिलन की सांस अटक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो बस राम को देखता रह जाता है। फिर सूखे गले से एक भारी घूंट निकलता है। मिलन कांपते स्वर में कहता है, न, नहीं सर। उसकी आवाज अब भी डर से भरी है, लेकिन उसमें कुछ और भी है। मिलन कहता है, मैंने भाभी जी को वादा किया है, मैं आपके साथ हूँ सर। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, भले मेरी जान क्यों ना चली जाए। राम कुछ पल मिलन को देखता है और उसी खामोशी में बंगला नंबर 217 जैसे मुस्कुरा उठता है, क्योंकि वो जानता है अब कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा।